Hello everyone, today we are going to start the next form of business organization that is cooperative society। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने तीन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि जिसमें कुछ लोग मिलकर सेम पर्पस के लिए बिजनेस को रन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मीनिंग होता है। इट रेफर टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन। ये क्या रेफर करता है कि एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें किसी तरह की भी कोई जबरदस्ती नहीं होती या अपनी मर्जी से इसमें पर्सन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स की जिसमें लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। किस मोटिव के साथ? जितने भी हमारी सोसाइटी में मेंबर्स होंगे उन सबके वेलफेयर के लिए वो इकट्ठा काम करते हैं, इकट्ठे एसोसिएट होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि जिसमें कुछ लोग मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, सेम पर्पस के लिए काम करते हैं और इस एसोसिएशन को बनाने के लिए किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं होती। इसमें सभी लोग मिलकर अगर उनकी इच्छा है तो वो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और उन सबका क्या कॉमन पर्पस रहेगा कि अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए उन्होंने वर्क करना है। वेलफेयर मीन्स कि उनकी जितनी भी सोसाइटी में मेंबर्स हैं उन सबके भले के लिए उन्होंने काम करना है। तो बोले कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कम से कम 10 एडल्ट होने कंपलसरी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे 5-6 मेंबर अगर जुड़ गए और उन्होंने सोसाइटीज को एस्टेब्लिश कर लिया, नहीं, इसमें 10 एडल्ट जो है वो कंपलसरी होते हैं। तो ये देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज, जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में बताया है कि ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसमें लोग अपनी मर्जी से एंटर करते हैं। तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है तो इसमें मेंबरशिप जो है वो वॉलंटरी होती है, यानी कि अगर मेंबर्स चाहें तो इसमें एंटर कर सकते हैं, अगर वो इसको छोड़ना चाहे तो वो एक नोटिस देकर इसको छोड़ भी सकते हैं। हाँ, बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी मेंबर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं करेगा, अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं करेगा। और जो ये एसोसिएशन होती है इसमें किसी भी तरह का रिलीजन, कास्ट से रिलेटेड कुछ भी इश्यू नहीं होता। इसमें हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन के मेंबर जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, इसमें मेंबरशिप जो है वो वॉलंटरी होती है। अगर कोई पर्सन इसमें एंटर करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर वो इसको छोड़ना चाहता है तो वो डेफिनेटली छोड़ सकता है। इसमें किसी भी मेंबर के ऊपर किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं होती। सेकेंड वन इज लीगल स्टेटस। जैसे कि मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में भी बताया था, पार्टनरशिप के बारे में भी बताया था कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, बट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका अपना खुद का एक लीगल स्टेटस होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी लीगल एंटिटी हो जाती है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो अपने नाम पर, ठीक है, अपने नाम पर किसी के भी ऊपर केस फाइल कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट माने जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना खुद का एक लीगल स्टेटस होता है, खुद की एक लीगल एंटिटी होती है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। थर्ड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स होंगे उन सबकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी, क्योंकि उसका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लीगल स्टेटस है वो डिफरेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स दो अलग अलग सेपरेट पर्सन्स माने जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से ही प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी अगर उसने अपने नाम पे परचेज करना है तो वो डेफिनेटली कर सकती है। उसका उसके मेंबर्स से अलग स्टेटस रहता है, अलग उसकी पहचान रहती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी पर्सन्स रहेंगे, जितने भी मेंबर्स रहेंगे उन सबकी लायबिलिटी कितनी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। जितने भी उन्होंने वहां पे शेयर्स परचेज किए हैं, जितना भी वहां पे उन्होंने कैपिटल लगाया है, सिर्फ उस हद तक ही उनकी लायबिलिटी रहेगी। उसके अलावा वो अपनी पर्सनल पॉकेट से पैसा पे नहीं करेंगे। तो इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। अब जो भी हमारी सोसाइटी है उस पर कंट्रोल का वर्क जो है वो डेमोक्रेटिक वे में किया जाता है। जितने भी मेंबर्स वहां पे रहते हैं
उन सबकी कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद उसमें वोट देने का हम सिस्टम रखते हैं कि जैसे कि हमारे इलेक्शंस में होता है कि हर एक पर्सन अपनी मर्जी से वोट देके अपने रिप्रेजेंट को चुनता है, ऐसे ही इसमें भी होता है। इसमें कमेटी को बिठाया जाता है जिसमें सभी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और वो कंट्रोलर के लिए, ठीक है, जिसने भी हमारी सोसाइटी को कंट्रोल करना है उसके लिए वो वोट डालते हैं। सभी पर्सन को एक वोट देने का हक होता है, चाहे फिर किसी ने कितनी मर्जी कैपिटल क्यों ना लगाई हो। तो इसमें जो भी कंट्रोल रहेगा वो डेमोक्रेटिक वे में रहता है। सभी पर्सन अपनी मर्जी से वोट डालकर कंट्रोलर को चुनते हैं। फिफ्थ वन इज सर्विस मोटिव। जैसे कि आपने मीनिंग में पढ़ा है कि इसका मोटिव क्या होता है, वेलफेयर करने का, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। अपने जितने भी उसके मेंबर्स हैं, जितने भी सोसाइटीज के मेंबर्स हैं, उसको प्रॉफिट के साथ साथ उनको सर्विस भी देनी है। तो इसका सबसे मेन पर्पस क्या होता है कि इसने अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए वर्क करना है। तो इसका मेन मोटिव क्या है, सर्विस मोटिव है, इसने अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए वर्क करना है। सिक्स्थ वन इज इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। जैसे कि मैंने आपको कंट्रोल में बताया है कि इसमें कंट्रोल जो है वो डेमोक्रेटिक वे में होता है, ठीक है। सभी पर्सन वोट डाल के अपने कंट्रोलर का चुनाव करते हैं। ऐसे ही सिक्स्थ में कि इसमें जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो सबके लिए इक्वल रहते हैं। एक पर्सन एक ही वोट देगा, चाहे फिर उसने कैपिटल जितनी मर्जी क्यों ना लगाई हो, वो एक से ज्यादा वोट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे उन्होंने कैपिटल ज्यादा लगाई है चाहे फिर कम लगाई है, उन सबको एक वोट देने का ही हक है। तो इस चीज में हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इक्वालिटी बनी रहती है। किसी भी पर्सन के साथ पार्शियलिटी नहीं होती कि इसने ज्यादा पैसा लगाया है, उसने ज्यादा पैसा लगाया है। तो हर एक चीज कंट्रोल भी डेमोक्रेटिक वे में होता है और हर एक पर्सन को एक वोट देने का ही राइट होता है। सेवंथ वन इज डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। जो भी हमें एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है, जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरप्लस होता है, उसको डिस्पोज कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको कैसे अरेंज किया जाता है। इसमें जो हमारे सरप्लस का 1/4 पार्ट रहेगा वो हम जनरल रिजर्व में सेंड करते हैं, ठीक है। 10% हम डिविडेंड का रखते हैं और 10% जो भी हमारी सोसाइटी जिस भी जगह पे बनी है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए हम निकालते हैं। और बाकी जितना भी अमाउंट नीचे बचता है वो सभी मेंबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। 10% किस चीज के, डिविडेंड के। जितने भी हमारे कंपनी में मेंबर्स रहेंगे, जितने भी हमारे सोसाइटी में मेंबर्स हैं, उन सबका डिविडेंड निकाला जाता है 10%। 1/4 हम जनरल रिजर्व में डालते हैं और 10% हम जहां पे हमारी सोसाइटी बनी है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए निकालते हैं। उसके बाद जितना भी अमाउंट रहेगा वो सभी मेंबर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और उस अमाउंट को हम उनके शेयर्स के जरिए नहीं डिवाइड करते कि उन्होंने इतना शेयर दिया तो उनको ज्यादा कैपिटल लगाया तो उनको ज्यादा शेयर मिलेगा प्रॉफिट से। ऐसा नहीं है। जिसने जितना भी वर्क किया, जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसने जितना ज्यादा परचेज करवाया है, किया है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सरप्लस दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज कैश ट्रेडिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जितने भी परचेज सेल, जितना भी वहां पे एक्टिविटीज चलती हैं वो सभी कैश में चलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो क्रेडिट पे नहीं कर सकते, ऐसा कोई उनपे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जितने भी लेन देन होते हैं, जितनी भी वहां पे हमारी सेल परचेज रहती है या फिर जिससे भी पैसा लेना देना है, वो सब कैश के जरिए होता है। 9th वन इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है इसमें फाइनेंस का, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जैसे शेयर हम सेल करते हैं मेंबर्स को, उससे जो हमें पैसा मिलता है, ठीक है, वो हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रखते हैं। उसके बाद हम गवर्नमेंट से कुछ लोन लेते हैं या फिर गवर्नमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ग्रांट देता है। तो इसके जरिए इन सबकी हेल्प से हम हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं। 10th वन इज गवर्नमेंट कंट्रोल। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो उनको लोन भी देती है, गवर्नमेंट जो है उस ग्रांट भी देती है। अभी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम उनके अकाउंट्स को चेक करती है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का पूरा हाथ रहता है।
तो ऐसे में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपने फाइनल अकाउंट जो है वो रजिस्ट्रार के सामने पेश करने पड़ते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बना रहता है, ये अपने अकाउंट्स को छुपा के नहीं रख सकते। जितना भी उनका फाइनल अकाउंट्स होगा, जिस भी तरीके से वो बनाएंगे, वो सारे उनको रजिस्ट्रार को शो करने पड़ेंगे। तो ये थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि जब कुछ लोग मिलकर, ठीक है, वॉलंटरी एक एसोसिएशन बनाते हैं, वॉलंटरी वो एसोसिएट होते हैं, सेम पर्पस के लिए इकट्ठे वो काम करते हैं। उनका कॉमन पर्पस क्या होता है कि उन्होंने अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए वर्क करना है। तो इसके कुछ फीचर्स है, एक बार और रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें मेंबरशिप जो है वो वॉलंटरी होती है, किसी के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती। अगर वो एंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसकी अपनी खुद की एक लीगल पहचान होती है, लीगल एंटिटी होती है। इनमें मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। कंट्रोल जो है वो डेमोक्रेटिक वे में होता है और इसका मेन पर्पस जो है वो सर्विस मोटिव होता है। और इसमें जितने भी पर्सन्स हैं उनको एक वोट देने का राइट होता है। 7th वन इज कि जो भी हमारा सरप्लस है उसको हम सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं। 1/4 जैसे जनरल रिजर्व का, 10% हमारा डेवलपमेंट के लिए, 10% डिविडेंड के रूप में, और बाकी जो है वो सभी मेंबर्स में शेयर करते हैं। कैश ट्रेडिंग होता है और फाइनेंस का अरेंजमेंट जो है वो कुछ शेयर्स की सेल करने पे होता है, कुछ गवर्नमेंट से लोन मिलता है, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जितने भी हमारे फाइनल अकाउंट्स होंगे वो हमें रजिस्ट्रार को शो करने पड़ेंगे। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग और उसके फीचर्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।